नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जब चावल पक रहा होता है तो एक दाना निकालिए और पता चल जाएगा चावल पूरा पक गया या नहीं पक गया है। जब चुनाव चल रहा है तो चाहे अमेठी में हो, बलिया में हो, नोएडा में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, अगर लहर चल रही होती है तो लहर पता चल जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिले, संघ के भी थे, मेरे मित्र हैं, पुराने आए, बोले चुनाव फंस गया। तो मैं हंसा, मैंने कैसे फंस गया? बोले अमेठी में स्मृति ईरानी भी फंस गई। मैंने उनसे हंसा कि जब लहर है मोदी जी की, तो स्मृति ईरानी अगर चुनाव में फंसा हुआ कह रहे हैं, इसका मतलब संकेत समझे जा सकते हैं। मैंने अभय दुबे जी से पूछा, उनके साथ रोज शो करता हूँ एबीपी पे, आप उनको देखते रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि स्मृति ईरानी का चुनाव भी फंस जाए, इसके मतलब क्या निकलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी इतने हड़बड़ाए क्यों हैं, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को रटते रटते उन्होंने क्या बहुत बड़ा दांव गलत नहीं खेल दिया। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास, उनसे बात करेंगे, राजनीतिक हालात समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देश का चुनाव किधर जा रहा है। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, आज बढ़िया लेख है। उस आर्टिकल में लिखा है कि महिलाओं का प्रतिशत भी कम हुआ है वोटिंग में। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग ये कह रहे थे कि भाई कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन महिलाओं ने हमें वोट दिया है, महिलाओं ने राशन के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे हमें वोट दिया है। लेकिन अगर ये संकेत साफ हो रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग में गिरा है, इसके क्या संकेत निकलते हैं? इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा है, इसके भाव क्या है, और अब आने वाले बाद के जो चरण हैं 3, इसमें इसको किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? देखिए, ये एक हकीकत है संजय जी कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस को आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर औसतन देखा जाए तो महिलाओं के वोट ज्यादा मिलते थे किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले। बीजेपी पीछे थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जब उभार हुआ और उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, उससे धीरे धीरे बहुत जल्दी ही 2014 के चुनाव में ही स्पष्ट हो गया कि स्त्रियों के वोट अब कांग्रेस को कम मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल रहे हैं। स्त्रियों ने बहुत उत्साह के साथ में बार बार या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे उनके नेताओं को क्षेत्रों में वोट दिए उन्होंने। और खास तौर से नरेंद्र मोदी ने कोशिशें भी इस तरह की कि महिला वोटरों को विशेष रूप से स्पर्श करें। लेकिन इस चुनाव में जब पहला दौर हुआ मतदान का, उसके बाद से ये कहानी थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई। शुरू में तो किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि बात जो है पहले से, चूंकि अंदाजा नहीं था हम में से किसी को, इसलिए हम लोग तय नहीं समझ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे लगा कि स्त्रियां, जो पुरुष वोट डालने नहीं निकले, यानी जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, उसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसके प्रति जो निराशा थी। अब मान लीजिए एक ऐसा वोटर है जो कि भाजपा को पसंद करता है, एक ऐसा वोटर है जो नरेंद्र मोदी को भी पसंद करने का दावा करता है, लेकिन अगर 10 साल के तजुर्बे के बाद में उसके मन में एक हताशा आ जाती है, एक अनमनापन आ जाता है, तो फिर वो हो सकता है निर्णय करे कौन वोट डालने के लिए जाए और हम क्यों जाए वोट डालने के लिए। जब हो नहीं रहा है हमारे मन की बात, हम कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते, हम समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते, हम किसी और को नहीं देना चाहते, तो हम क्यों वोट डालने के लिए जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि भारतीय जनता, इस जो वोट नहीं पड़ता है उसमें भाजपा का नुकसान होता है। ये एक ऐसा नुकसान है जो कि भाजपा विरोध से नहीं जन्मा है, ये भाजपा विरोधियों का किया हुआ नुकसान नहीं है, ये भाजपा ने खुद अपना नुकसान किया है। क्योंकि यही मैं कहता हूँ, बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, अप्रत्याशित हैं। सवाल मैं ये कहता हूं कि ये जो हो रहा है, इसमें भाजपा के विरोधियों की, उनके खिलाफ खड़े हुए नेताओं की, पार्टियों की, उनके आलोचकों की भूमिका तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें भूमिका है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सरकार चलाई, जो लफाजियां की, जो वायदे किए, उन वायदों को पूरा नहीं किया गया, और तो उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये मन में कहीं धीरे धीरे करके चीजें पक रही थी। कोई आदमी बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन दरअसल जमीन पर उस कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं कभी कह रहा है कि हम इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन भारत के इंसान के, नागरिक के चेहरे पे तो चमक नहीं है। जब आपका कुल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, जैसे कि आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के जमाने में एक ऐसी अवधि थी जबकि भारत का कुल घरेलू उत्पाद 9% क्रॉस कर गया था, और डबल डिजिट में चला गया। तो वैसा कभी पहले भी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ। तो आप, मुझे याद है अच्छी तरीके से, उस वक्त आमतौर पे
लोगों के चेहरे पे चमक होती थी, उत्साह बहुत था समाज के अंदर, और जिनको जिनको मिला है वो तो जोश में थे ही, जिनको नहीं मिला है उन्हें उम्मीद थी कि हमें भी मिलेगा, क्योंकि हाँ। वो वेल्थ जनरेट हो रही है, संपत्ति पैदा हो रही है। बल्कि मोदी सरकार ने आंकड़े जो भी दिए हों, ये बात नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, तो उससे ये क्या है कि वो अर्थशास्त्रियों और जो जो डेटा क्रंचिंग करते हैं लोग हैं, उन्हीं की दुनिया में सब चीजें बन के रह गई। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा करते करते धीरे धीरे आप अपने प्रोपेगेंडे पर ही विश्वास करने लगते हैं। आप जानते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा का मतलब ही होता है झूठा प्रचार। प्रोपेगेंडा का मतलब ये हुआ झूठा प्रचार। तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे करते करते आप अपने प्रोपेगेंडा पे खुद ही विश्वास करने लगते हैं। वो आपके लिए एक हथकंडा ना होकर एक हकीकत बन जाती है। ठीक बात तो है। जैसे ही हथकंडा हकीकत में बदलता है, वैसे ही नेता और पार्टी और उसके रणनीतिकार सब लोग जो हैं वो यथार्थ से कट जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो हवाई बातें कर रहे थे वो हवाई बातें ही दरअसल अर्थव्यवस्था का आधार है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की एक साइकोलॉजिकल गेम है जो लोग अपने खिलाफ ही खेलते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जो लोग दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय अपने खिलाफ खेलते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने इस दूसरे शासनकाल में, मोदी जी के पहले के नहीं, दूसरे शासनकाल में, जब ये पहले ज्यादा उन्हें सीटें मिल गई और उन्हें दुर्जय कहा जाने लगा, फॉर्मिडेबल कहा जाने लगा, जब कहा जाने लगा कि मोदी को हरा ही नहीं आ सकता, जब कहा जाने लगा कि वो भगवान के अवतार हैं, जब कहा जाने लगा कि मोदी इतने बड़े ब्रांड हैं कि अब तो चुनाव कोई और दूसरा जीतेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो जब इस तरह की बातें की जाने लगी तो उसके बाद में ये इस तरह की ये साइकोलॉजी बन जाती है, ये मनोवैज्ञानिक खेल आप अपने खिलाफ ही खेल लेते हैं। अच्छा, आप तो खेल रहे हैं खेल, आप उस खेल के शिकार हैं, आम पब्लिक तो उस खेल से अलग है। उसे पता ही नहीं। आम पब्लिक तो ये देख रही है भाई कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये बात जो कर रहे हैं इस बात में। अब आप देखिए, एक जो मोदी जी ने, जो मेरे ख्याल से, जो मैं कल शाम को जो आपसे चर्चा हुई थी उसमें ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर अपनी चुनाव मुहिम फोकस करने की बजाय कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फोकस की। इस प्रक्रिया में हुआ ये कि उन्होंने ऐसी बातें कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में कही जो उसमें नहीं थी, लेकिन वो बड़ी उत्तेजक बातें थी। मुसलमानों को सब देंगे, लोग चौंके उन बातों को पढ़ के, सुन के। इस चक्कर में क्या हुआ कि करीबन 1.25 करोड़ लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड कर लिया। सही बात। पढ़े लिखे समझदार लोग थे, हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भारतीय भाषा में, उन्होंने सही बात है, घोषणा पत्र पढ़ा और वो बातें ढूंढी उसमें जो मोदी जी कह रहे थे उसमें। तो जब वो बातें नहीं मिली उनमें, तो इसके 2 असर हुए। एक असर जो मैंने कल बताया था और एक असर मैं आज बताऊंगा। एक असर तो ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग थी, यानी जो कांग्रेस घोषणा पत्र प्राप्त पढ़ के उन्होंने जो पता लगाया, वो उन्होंने अपने दोस्तों को बताई, उन्होंने अपने परिवार में कही, उन्होंने अड़ोस पड़ोस में कही, अपने ऑफिस में कही, सब जगह वो बात कही उन्होंने। तो उस चक्कर में आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक आदमी ने कम से कम 5 लोगों से तो वो बात कही होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो है नहीं, मोदी जी उल्लू बना रहे, झूठ बोल रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं। तो वो 80 लाख लोग, उसमें आप 5 का गुणा कीजिए, मतलब जो है 4 करोड़ लोगों तक वो बात पहुंच गई, 4 करोड़ वोटरों तक वो बात पहुंच गई, जबरदस्ती पहुंच गई। हाँ, मोदी जी ने पहुंचाई। हाँ, दूसरी गड़बड़ क्या हुई इसमें मोदी जी के लिए? दूसरी गड़बड़ ये हुई कि जो मोदी जी के वोटर थे, मोदी जी के प्रशंसक थे, उनको लगा कि बंदा झूठ बोल रहा है, बंदा ऐसी बातें कह रहा है जो है नहीं दरअसल। तो मोदी जी की गंभीरता कम हो गई, तो इनकी बातों को बहुत से लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। अब आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में दावा ये था और कुछ सच्चाई भी लगती थी कि लोग उसकी बात सुनते हैं, कई तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करते थे, वो मन की बात सुनाते थे, रेडियो के जरिए भी कनेक्ट करते थे, अपने भाषणों के जरिए भी कनेक्ट करते थे, विज्ञापनों के जरिए भी कनेक्ट होता था, वगैरह वगैरह, लफाजी के जरिए भी कनेक्ट होता था, गोदी मीडिया के जरिए कनेक्ट होता था। लेकिन फिर लोगों ने मोदी जी की बात को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। तो ये जो एक डबल नुकसान किया, मतलब डबल लॉस हुआ मोदी जी का है। ये लॉस क्या हुआ, इसका असर क्या पड़ेगा मतदान के परिणामों के ऊपर 4 तारीख को, ये तो हम लोगों के सामने आएगा।
लेकिन आज की तारीख में हम लोग बड़े सुरक्षित रूप से इस चीज को इस तरह डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी ना अभय जी, कल मेरे ऑफिस में एक ब्लॉक प्रमुख आए, तो अपने ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी मार्के की। उन्होंने कहा, संजय जी 2014 से पहले गाँव में सीधी-सीधी खुशहाली दिखती थी। गाँव में ट्रैक्टर दिखते थे, नई गाड़ियाँ दिखती थी, मोटरसाइकिल दिखती थी। बोले इन 10 सालों में धीरे-धीरे करके नई गाड़ियाँ, नए ट्रैक्टर ये सब दिखने बंद हो गए। फिर बोले एक उन्होंने बड़े मज़ेदार बात की, बोले आप ज़रा ये पूछ के देखिए कि 2014 के बाद खुशहाल कितने लोग हैं? कितने लोगों का धंधा बढ़ गया? कितने लोगों की ज़िंदगी में हिंदू-मुसलमान के अलावा कोई खुशियाँ आई? इसका सेकंड पार्ट में मैं एक अभी कुछ दिन पहले अपना एक यहाँ पे मैं फ़ोन की एक दुकान है, बड़ी दुकान है। मैं उनके पास में गया, मैं उनसे जनरल पूछ रहा था कि नया एप्पल 15 आया तो कितने लोगों ने लिया? तो बोले बहुत बड़ी संख्या में एप्पल 15 लिया, 14 से ज़्यादा लिया। तो मैं गया, फिर तो मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब अगर लगातार लोग एप्पल 14 के मुकाबले में 15 ज़्यादा खरीद रहे हैं, महँगा फ़ोन है तब भी खरीद रहे हैं। तो मैं कहा लोग कह रहे हैं कि मार्केट में पैसा नहीं है। बोले लेकिन दूसरी बात सुन लीजिए, एप्पल 15 खरीदने वाले तो बढ़ गए, लेकिन जो 5,000 से 7,000 तक का फ़ोन खरीदते थे, उनकी संख्या में 80% कम हो गई। तो जो लाइन कही जाती है कि अमीरों के पास अमीर पैसा बढ़ गया और कम गरीब के पास गरीब का, क्या ये दोनों बातें उससे जुड़ी हुई होती हैं क्या अभय जी? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, अगर उसके हम प्रमाण ढूंढना चाहें तो प्रमाण हमको कंजम्पशन डेटा में मिलेंगे। हुँ, जो भारत में परिवार, हाउस होल्ड कितना उपभोग कर रहा है, रूरल हाउस होल्ड, अर्बन हाउस होल्ड, सेमी अर्बन हाउस होल्ड, सब तरह के हाउस होल्ड मौजूद हैं। निम्न वर्ग के हाउस होल्ड मौजूद हैं। हाउस होल्ड का मतलब है एक घर की यूनिट, एक परिवार की इकाई। वो हाउस होल्ड कितना उपभोग कर रहा है। तो कंजम्पशन डेटा के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत खराब हालत में है। जब आपका लोग पैसा उपभोग में कम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आमदनी कम हो रही है। वो हुँ, उपभोग में खर्च करने के से सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। अगर कुछ पैसा आ गया तो खर्च करने की बजाय उसको रोक लेंगे, हुँ, वो बचाने की कोशिश करेंगे। जब हुँ, पैसा लगातार आता रहता है, जैसे ही पैसा हाथ में आया आदमी झपटता है बाजार की तरफ, क्योंकि उसके हाँ, मन में इच्छाएं होती हैं कि हमें पैसा आते ही ये खरीदेंगे, वो खरीदता है जाकर। हुँ, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं पैसा इस बार आ गया है, पता नहीं अगली बार आएगा कि नहीं आएगा, तब फिर वो खरीदने नहीं जाता है। उसका 50% 25% खर्च करता है, 75% बचा लेता है। पिता का ले लेता है। अच्छा, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से भारत में अब जब आप अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाते तो आपका चेहरा बुझा बुझा हो जाता है। आपकी आपकी शख्सियत बुझ जाती है। जिस दिन आप अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं, मन का फोन खरीद लिया आपने, कार खरीद ली, स्कूटर खरीद लिया, फ्रिज खरीद ली, मन के रेस्तरां में जाके खाना खाए, अब आपके मन में तो बाहर आउटिंग जाके खाना खाने का, और सोच रहे छोड़ो यार इसमें बेकार में 2,000 3,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, घर पे ही दाल रोटी सब्जी खा लेते हैं। तो उस दिन आप अपना मन मारेंगे। आदमी जितना अपना मन मारता है उसके चेहरे की और उसकी शख्सियत की चमक उतनी ही कम होती जाती है। मोदी जी, अच्छा दूसरी एक और बात मैं आपको कहूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, एक तरफ तो ये बातें ये हो रहा है, हकीकत ये है, और दूसरा आप बहुत बड़ी बड़ी लफाजी कर रहे हैं। विश्व गुरु, विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये वो, महंगाई कम हो गई, देखिए थोक मूल्य सूचकांक और ये सब इतना कम हो गया। डेटा, आप जनता पे डेटा की बारिश कर रहे हैं। अब पब्लिक डेटा को तो खा नहीं सकती, पब्लिक को रुपया चाहिए। रुपए जी। डेटा रुपया नहीं है, डेटा डेटा है। वो आप टीवी पे एक फाइनेंशियल चैनल में आप जाके अपनी अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर सकते हैं, अपने हमदर्द और अपने दोस्त अर्थशास्त्रियों के जरिए। लेकिन पब्लिक को तो पैसा चाहिए, आमदनी चाहिए। आमदनियां गिर रही हैं, हुँ, तनख्वाहें गिर रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, मिलना तो छोड़ दीजिए, रोजगार छिन रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 से 2019 तक एक चीज बहुत कही आती थी, मुद्रा योजना। जब भी हम हाँ, कहते थे कि भाई आपका रोजगार गिर रहा है, बेरोजगारी गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फौरन भाजपा के प्रवक्ता झपट के कहते थे मुद्रा योजना देखिए, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। फिर अचानक जादू के तरीके से मोदी मैजिक हुआ। फिर 2019 मोदी मैजिक ये हुआ कि मुद्रा योजना गायब हो गई। हाँ, पिछले 4-5 साल से मुद्रा योजना का नाम ही नहीं सुना है। नाम ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। जो चीज आपकी शाहकार योजना थी, जिसको आप हर बार बेरोजगारी के आरोप के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वो अचानक कहाँ गायब हो गई। अच्छा, अब नोटबंदी। आपने एक नया इंडिया बनाने की मुहिम चलाई, नारा दिया नया इंडिया बनेगा।
नया इंडिया बनाने के लिए एक शपथ कुछ कस्में तैयार की गई, कुछ अलग शपथ पत्र तैयार किया गया। हर व्यक्ति से जो उम्मीद की जाती है कि वो नया इंडिया बनाने की उसमें भाग लेगा और वो शपथ कसम खाएगा। मतलब उसमें एक कसम ये भी है कि आप रोजगार नहीं मांगेंगे, आप सेल्फ रोजगार चाहेंगे। तो अगर आप रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं तो आप नया इंडिया बनाने की अवधारणा के खिलाफ हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे टोटके, इस प्रकार के बहुत सारे हथकंडे जो है वो इन लोगों ने, मोदी ने, अब उसमें एक और हथकंडा अख्तियार किया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंगें हुई, उनको जिम्मेदारी दी गई कि पॉजिटिव कि मीडिया का प्रबंधन कैसे किया जाए। 9 मीटिंगें हुई एक एक करके। उन्होंने दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज में नो नेगेटिव न्यूज का एक कंसेप्ट डेवलप किया गया, नो नेगेटिव न्यूज का, और वो कंसेप्ट अखबारों को और सब जगह सब लोगों को थमाया गया। तो बहुत से लोग घोषित रूप से नो नेगेटिव न्यूज की अवधारणा पे चलते हैं, बहुत से लोग बिना घोषित किए हुए इसको चलते हैं। एक देश के बड़े अखबार में सोमवार को ऊपर लिखा रहता है नो नेगेटिव न्यूज, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने थमाया था। तो ये हथकंड, इसमें क्या है कि बैड न्यूज को अगर आप छिपा लेंगे, अगर बुरी न्यूज है, बुरी खबर है, नकारात्मक खबर है, उसको मुकाबला करने की बजाय, उसकी आंखों में झांकने की बजाय अगर आप छुपा लेंगे तो थोड़ी देर के लिए सुर्खियों का प्रबंधन हो जाएगा, हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाएगा, लेकिन अंततः तो आपकी पराजय होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खटाखट टूटेगा बाद में, खटाखट। देखिए, इंडिया गठबंधन है इस वक्त, लेकिन असाधारण रूप से सफल तो आज भी नहीं है। बहुत से कहीं आपको गठबंधन हुआ है, कहीं गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद, मैं कहता हूं इसके बावजूद, मैं इस बात से सहमत हूं, एक वरिष्ठ समीक्षक की इस बात से सहमत हूं कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो विपक्ष की एकता है उसका इंडेक्स ज्यादा ऊंचा है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार खड़ी करती और समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार खड़ी करती तो हर निर्वाचन क्षेत्र में या कई निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमुखी नतीजा होता। वहां ठीक है, जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए और मायावती इसमें नहीं आई, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक रूप वहां पर सामने आता है। दिल्ली में समझौता हो ही गया है, दिल्ली में विपक्षी एकता है। इसके बाद क्षेत्रों में विपक्षी एकता काफी अच्छी है। तो ये जो विपक्षी एकता का इंडेक्स है इस बार 19 के मुकाबले ऊंचा है, ये भी मोदी जी को मुश्किल में डाल रहा है। ये डर क्या इसीलिए है, बार बार ये जो इंडिया गठबंधन पे हमला कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, ये क्या मोदी जी की हड़बड़ाहट है, डर है, या फिर? देखिए, मोदी जी सबसे ज्यादा तब चौंके जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब इससे कांग्रेस का हमला तो हमेशा से करते हैं, लेकिन जब आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया तब उन्होंने सबसे पहले उसको मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र करार दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मंगलसूत्र कांड किया, फिर उन्होंने भैंस कांड किया, फिर वो कहने लगे आपके पास 2 घर है तो एक घर छीन लिया जाएगा, 2 कमरे हैं तो एक कमरा छीन लिया जाएगा, 2 मोटरसाइकिल है तो एक स्कूटर, 2 स्कूटर है तो एक स्कूटर आपका ले लिया जाएगा। फिर वो इस प्रकार की बातें करने लगे। ये सारी की सारी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आखिर ऐसी क्या बात थी, सोचिए, जिसकी वजह से मोदी जी इतने नाराज हुए? जरा सोचने की बात है। वो पत्रकारों से कहती है, जो इंटरव्यू देने वाले जो पत्रकारों से कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें तुष्टीकरण भरा हुआ है। यही तो मोदी जी कह रहे हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर कि भाई आखिरकार ऐसी क्या चीज है कांग्रेस में जिससे मोदी जी को बहुत नागवार गुजरी। वो चीज ये है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र रोजगार के सवाल पर फोकस करता है, महंगाई के सवाल पर फोकस करता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने पिछले 10 साल के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही शानदार और प्रभावी घोषणा पत्र तैयार किया है। एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया है जिसकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, यहां तक कि मोदी जी ने भी उसको बड़ा लोकप्रिय बना दिया। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मोदी जी ने ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आज ममता बनर्जी का एक बयान आया है, कल आया था शाम को बयान, कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। इस बयान के क्या राजनीतिक मतलब है? देखिए, इस वक्त इस बयानों का कोई मतलब नहीं। किसी पत्रकार ने पूछा होगा, उन्होंने कह दिया होगा इलेक्शन की हीट में बहुत काम करने पड़ते। इस
जब रिजल्ट आ जाएगा तब तो होगा कौन अंदर समर्थन देगा, कौन बाहर समर्थन देगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी सरकार की हिस्से, जब अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो उसमें टीएमसी, विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि कांग्रेस भी अच्छा जीतेगी, टीएमसी भी अच्छा जीतेगी, तभी तो विपक्ष की सरकार बनेगी। सही बात, समाजवादी पार्टी भी अच्छा जीतेगी। तो केंद्र में सत्ता किसको बुरी लगती है? बिल्कुल बात, हर एक जन चाहता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये शुरू में कहा जा रहा था ये मोदी लहर है, मोदी का चुनाव है, मोदी की जीत है, मोदी की गारंटी है, मोदी का संकल्प पत्र है, मोदी की लहर है। अभी-अभी आज मेरे पास एक दिल्ली की बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो श्रावस्ती से लौट के आती हुई मिलती हुई मेरे पास में। तो मैंने उनसे पूछा नृपेंद्र मिश्रा का लड़का, मतलब इतना बड़ा नाम नृपेंद्र मिश्रा जी का, तो बोली कि सीट बड़ी फँसी हुई है। ये जो फंसी हुई शब्द है, ये मैं कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पे सुन चुका हूँ। अलग-अलग पत्रकारों से, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों से, अलग-अलग लोगों से। अगर राजस्थान ये में भी यही हालत है। है ना? हाँ, तो अगर ये लहर होती है, सीटें फंसी हुई नज़र आती हैं क्या लहर में? नहीं, 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 कोई लहर-वहर नहीं है। लहर-वहर कुछ नहीं है। देखिए, अब तो ये लहर का दावा भाजपा वालों को भी करने में थोड़ा संकोच होने लगा। लहर-वहर कोई नहीं है। अब लोग कहते हैं कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो वोट को ज़्यादा निकाल के ला रहे हैं, ये वो निकालेंगे, ये वो भाजपा का वोट इसलिए निकल आएगा, ये सब तर्क दिए जा रहे हैं। साथ में ये कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता में थोड़ी-सी निराशा भी है। भई एक तरफ तो भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, समर्पित है और दूसरी तरफ वो निराश भी है। अच्छा, ये इस पे कभी लोगों ने सोचने की कोशिश की कि भाजपा का कार्यकर्ता जिसको निराश बताया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी चुनाव, वो भी मान रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता निराश है। तो वो क्यों निराश है भाजपा कार्यकर्ता? इसके ऊपर अब कुछ निराश सोचना चाहिए। भई कम से कम जब तक भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता खुद ही बयान ना दे दें या ठीक भाजपा बात। के कार्यकर्ताओं का कोई गुट खुद बयान ना देता, हमारा काम है ना उसको पता लगाएं क्यों आपने सोचा संजय जी इसके ऊपर कि भाजपा का कार्यकर्ता इसकी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, हाँ, मुझे अधिकतम लगता प्रदेशों है में सत्ता में है, वो निराश क्यों है? जैसे मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताता हूँ। मैंने पहले भी हाँ, बताया कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 319 फ्लैट हैं। कम से कम 300 लोग ऐसे थे जिसमें सोसाइटी के रूप में वो उनको भगवान विष्णु मानते थे। उन्होंने ताली भी बजाई, कोरोना में थाली भी बजाई, गोबर भी लेप लगाया। जो मोदी जी कहते रहे वो आंखें बंद करके कहते रहे कि विष्णु जी का अवतार है। उसमें सोसाइटी के ग्रुप में मोदी जी की भरमार होती थी। पहले चरण के चुनाव से एक रात पहले मैंने कहा मुझे सुबह उठना है, मैं जा रहा हूँ, एक जगह पार्टी थी। बोले क्यों? बोले चुनाव। बोले कब चुनाव शुरू हो गया? मतलब जो भक्त थे, जो भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था चुनाव शुरू हो गया। एक पोस्ट नहीं आई है इस बार की भाई मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को जिताना है, हराना है। मतलब जो वर्कर उनको भगवान विष्णु का अवतार मान रहा है, तो उसके मन में निराशा, और निराशा का भाव ये, वो कहने लगे यार झूठ बहुत बोलते हैं। मोदी जी के बारे में एक लाइन ये बात कॉमन आ गई, ये झूठ बहुत बोलते हैं। और जो 15 देखिए लाख छिपता था वो छिपकता चला गया, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब देखिए ये चीज़ जो है ना जिसको लोग एक ज़माने तक प्रचार के तहत मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता इसलिए निराश है। आप जो बात कर रहे हैं, आप समर्थकों की बात कर रहे हैं, मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता इसलिए निराश है कि कार्यकर्ता राजनीति में किसी इसलिए आता है ताकि उसको उसके पास एक सामाजिक राजनीतिक पहलकदमी हो। हाँ, ठीक बात है। भाई लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? पॉलिटिक्स में आने पे आदमी दुकान कर ले, धंधा कर ले, नौकरी कर ले, आराम से घर पे जाए सुबह-शाम। पॉलिटिक्स में क्यों आता है आदमी? पॉलिटिक्स में आने के पीछे बहुत सारे स्वार्थ होते हैं। हो सकता है आदमी भ्रष्टाचार करने के लिए आना चाहता हो, किसी के लिए आना चाहता हो, लेकिन पॉलिटिक्स में जमने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि एक राजनीतिक और सामाजिक पहलकदमी होती है। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि भाजपा के कार्यकर्ता से मोदी जी की जो शैली है संगठन चलाने की, सरकार चलाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, संगठन चलाने की जो शैली है, उस शैली ने भाजपा के कार्यकर्ता से वो पहलकदमी छीन ली। चलिए। और इससे पहले कि वो आपत्ति करे उसको सत्ता देगी, सत्ता हमने प्राप्त कर ली, सत्ता लगा, हम गारंटी देते हैं सत्ता मिलती रहेगी। सत्ता मिल गई, देखिए आपके राज्य में भी सत्ता मिल गई, बार बार आ रही है सत्ता, केंद्र में देखिए बार बार सत्ता आ रही है। अब कार्यकर्ता कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भाई बात तो सही है, ये जो कह रहे हैं वही ठीक है, क्योंकि चुनाव तो ये जीत ही रहे हैं, वोट तो दिलवा ही रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने उस कार्यकर्ता को दिमागी तौर पर निष्क्रिय बना दिया। हाँ, और सारे कार्यकर्ता नहीं, लेकिन 10 में से 2 या 3 कार्यकर्ता ऐसे जरूर हैं जो कि इस चुनाव में सक्रिय नहीं है। लगभग ऐसा ही असर स्वयंसेवकों पर पड़ा, जो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, संघ के स्वयंसेवक। संघ के स्वयंसेवकों ने तो जब ये देखा कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिस तरह हुआ, मुझे लगता है कोई भी संघ का स्वयंसेवक जो है वो सब दृश्य देख के जो है
कभी खुश प्रसन्न नहीं हो सकता। इसमें मोदी जी ने मोहन भागवत को, जिनको परम पूजनीय कहता है, मोहन भागवत का नाम कोई भी संघ का स्वयंसेवक बिना परम पूजनीय शब्द हाथ पहले लगाए हाँ हुए नहीं बोलता मुंह से। हाँ परम पूजनीय आदरणीय मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये है पूरा संबोधन। हाँ हाँ, सपने में भी बोलेगा तो ये पूरा संबोधन उसके मुंह से निकलेगा। सही बात है। अच्छा, वो जिसको परम पूजनीय आदरणीय बोल रहा है, उसको कभी उसने विष्णु भगवान का अवतार नहीं बताया। हाँ आप संघ के किसी भी सरसंघ चालक को कभी महादेव शिव का अवतार नहीं बताया गया, ब्रह्मा का अवतार नहीं बताया गया उसको। वो सरसंघ चालक ही होते हैं और उसी हैसियत से उनको पूरा सम्मान प्राप्त होता है। अब वो देख रहा है कि यहाँ पे उनको ईश्वर का अवतार बताया जा रहा है, और ईश्वर का अवतार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, और हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जो हैं वो अलग एक मोड़े पे बैठे हुए। तो ये सब जो दृश्य है ना, ये सब चीजों ने धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिसका मुख्य भाव हताशा है। इस हाँ, माहौल का जो मुख्य भाव है वो हताशा है। वो मतदाताओं में भी पाई जाती है, स्त्री मतदाताओं में पाई जाती है, युवकों में भी पाई जाती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी पाई जाती है, संघ के स्वयंसेवकों में भी पाई जाती है। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहने लगे कि यार अमेठी भी फंस गई। अब आप सोचो कि एक तरह का राहुल गांधी के पीएससी कहूंगा मैं, कौशल इनको शर्मा जी को, के शर्मा को, किशोरी लाल जी को। अब अगर वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो जाए कि अमेठी भी फंस गया, तो फिर वो लहर कहां चलेगी? अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई तो फिर क्या सीन बनेगा? आप देखिए, कल के या परसों के हिंदुस्तान टाइम्स में एडिट पेज पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है, और वो लेख एक बहुत ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी जानकारी रखने वाली एक महिला पत्रकार हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं, सुनीता एरन, उनका लिखा हुआ है। हाँ, आप उस लेख को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उस लेख का शीर्षक ही यह है कि उत्तर प्रदेश कैसे चुनावी टक्कर जबरदस्त होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। और हाँ, ये जो उत्तर प्रदेश का सफर है, एक तरफा चुनाव से जो टक्कर वाला सफर है, ये सफर कैसे घटित हो रहा है और उसके मुख्य तत्व क्या है। उस लेख को पढ़ने से भी जो हम लोग बातें करते हैं ना, सब बातें हैं उसमें लेख। सही बात। अच्छा अभय जी, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने वरिष्ठ पत्रकार भी इन बातों को कहने लगे हैं, सही बात है। हाँ, तो मतलब है कि कुछ घटित हो रहा है। अच्छा अभय जी, अगर स्मृति ईरानी हार गई तो क्या सीन बनेगा? अगर स्मृति ईरानी किशोरी लाल जी से चुनाव हार जाती हैं, या चुनाव हारे जीते इतना फंस जाता है कि आखिर तक लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो केवल देखिए, चुनाव ठीक है, कितना भी उसका क्षेत्रीकरण हुआ हो, कितना भी स्थानीयकरण हुआ हो, फिर भी एक स्विमिंग पूल है चुनाव। स्विमिंग पूल के एक कोने में बाल्टी डालेंगे, आप पानी निकालेंगे तो उस कोने में ही पानी कम नहीं होगा, पूरे स्विमिंग पूल में कुछ मिलीमीटर पानी कम हो जाएगा। ठीक बात है, उसी का हो रहा है, इसका मतलब और भी कहीं हो रहा होगा। देखो ठीक बात है, और हम तो देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया, आभार। ये थे अभय दुबे जी, और बता रहे थे कि राजनीतिक तापमान चल के चल रहा है। ये बात सही है कि महिला कार्यकर्ता, आम महिला कम से कम इस बार उदासीन है, और ये उदासीनता भाजपा को बहुत भारी पड़ सकती है। क्या होगा हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।